माही ने गुस्से से कहा, अब बताओ क्यों बुलाया है मुझे। माही को ऐसे गुस्से में देख रणवीर स्माइल करता हुआ धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। इस वक्त उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। उसने एक नेवी ब्लू कलर की टाइट फिटिंग की टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहन रखा था। टी शर्ट की फिटिंग की वजह से उसके स्ट्रांग मसल्स से ही उसकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा था। रणवीर को अपने करीब आता देख माही पीछे जाने लगी और उसने कहा, देखो दूर से बात करो, तुम हर बार मेरे करीब नहीं आ सकते। माही की बात सुनकर रणवीर ने अपनी एक भान चढ़ाते हुए, सो कैन यू स्टॉप मी। माही अंदर से जानती थी कि रणवीर को रोकना उसके बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अपने फेस पर आने नहीं दिया और कहा, अगर तुम्हें बात करनी है तो दूर से करो, वरना मैं जा रही हूँ। कहकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रणवीर ने उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया। माही सीधा इसके सीने से जा लगी। रणवीर का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था और उसने कसकर माही को अपने से चिपका रखा था। माही चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। वो बार बार रणवीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे उसे धक्का दे रही थी, लेकिन मजाल है जो रणवीर को जरा सा भी फर्क पड़ा हो। माही ने स्ट्रगल करते हुए ही कहा, छोड़ो ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माही को वाकई सांस लेने में परेशानी होने लगी थी क्योंकि रणवीर ने उसे कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ रखा था। रणवीर ने कहा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चलो। माही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ? हाँ तो ठीक है, फिर रहो पूरी रात ऐसे ही। ऐसा कहते ही रणवीर ने अपनी पकड़ माही पर और कस ली। माही खांसते हुए बोली, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। सांस न ले पाने के कारण माही का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माही के ऐसा कहते ही रणवीर ने झटके से उसे छोड़ दिया। माही अब लंबी लंबी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल कर रही थी। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे अपनी गाड़ी के पास ले आया। गाड़ी की फ्रंट सीट का डोर ओपन कर उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद आकर दूसरी साइड ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि वो कार स्टार्ट करता उसने एक नज़र माही को देखा जो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देख रही थी। रणवीर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा, जिसका एहसास माही को हो गया था। उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने उसे ऐसे देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही की तरफ से सीट बेल्ट निकाल कर लगा दी। इस दौरान वो माही के काफी करीब था और उसके होंठ माही की नेक बिल्कुल करीब थे। उसने जानकर एक गहरी सांस उसकी नेक पर छोड़ी, जिससे माही की बॉडी में जैसे कर्ट की लहर दौड़ गई। उसने अपनी मुठियां कस लीं। माही को ऐसा करते देख रणवीर के होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसने माही की नेक को सक करते हुए बाइट कर लिया, जिससे माही के मुंह से आह निकल गई। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा। रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उससे दूर हुआ और गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही ने वापस अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। रिसोर्ट में जब रुद्र को रणवीर का मैसेज मिला, तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया है, अब तुम सारिका के रूम में जा सकते हो, पढ़कर रुद्र बिना देरी किए अपने रूम से निकला और बालकोनी से सारिका के रूम में पहुंच गया। रुद्र सारिका के बेड के पास आकर कुछ देर रुककर अपनी नई नवेली दुल्हन को निहार रहा था। आज सारिका का चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। उसके हाथों का चूड़ा, मेहंदी और सारिका की मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर। रुद्र को आज सारिका और दिनों के मुकाबले और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सारिका के बगल में बैठ गया और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। अब रुद्र धीरे धीरे सारिका के चेहरे की तरफ झुकने लगा। इससे पहले कि वो उसके होंठों को चूम पाता तभी सारिका की नींद खुल गई। कमरे की डिम लाइट में वो रुद्र को नहीं पहचान सकी। इससे पहले कि वो चिल्लाती, रुद्र ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। सारिका आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। रुद्र ने धीरे से कहा, सारिका मैं हूं तुम्हारा हस्बैंड रुद्र, अब देखो मैं हाथ हटा रहा हूं, तुम चिल्लाना मत। सारिका ने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा किया, तो रुद्र ने धीरे धीरे अपना हाथ हटा दिया। सारिका धीरे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और माही कहाँ गई? रुद्र ने उसके बगल में लेटते हुए कहा, वो अपने रूम में गई है और अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, कहकर उसने सारिका को कमर से पकड़ बिल्कुल अपने करीब कर लिया। इससे पहले कि सारिका कुछ और पूछती, रुद्र ने उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया।
रुद्र की किस धीरे धीरे पैशनेट और डीप होती गई। सारिका भी उसकी किस में खो गई और उसके हाथ रुद्र के बालों को सहलाने लगे। करीब 20 मिनट की किस के बाद दोनों अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। रुद्र अब उसकी नेक को किस करने लगा। सारिका के लिए भी रुद्र की नजदीकी में अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने रुद्र को अपने आप से दूर करते हुए कहा, रुद्र प्लीज आज अपने आप पर कंट्रोल कर लो, अभी हमारी सारी रस्में पूरी नहीं हुई है। रुद्र सारिका को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने, जान अब मत रोको, आई कांट कंट्रोल एनीमोर, रुद्र ने सारिका किस करते हुए कहा। सारिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रुद्र प्लीज। रुद्र ने सारिका के फेस की तरफ देखा तो उसके फेस पर रिक्वेस्ट करने वाले एक्सप्रेशन थे। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और सारिका के फोरहेड को चूम लिया। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बगल में ही लेट गया। सारिका भी रुद्र की बाहों में सुकून से सो गई। रणवीर की कार सुनसान सड़क पर फुल स्पीड से दौड़ रही थी। माही ने इरिटेट होकर पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? पर रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में रणवीर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। माही को तो वो जगह देखकर ही डर लग रहा था। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, बस चांद की रोशनी ही वहां थोड़ी रोशनी बिखेर रही थी। पर देखने में वो जगह काफी डरावनी थी। उसने डरते हुए रणवीर से पूछा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो, मुझे वापस लेकर चलो। नहीं, मैं तो आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, ऐसा कह रणवीर ने अपनी सीट एडजस्ट की और रिलैक्स होकर लेट गया। मैं बाहर कैसे जाऊं, बाहर तो बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है, माही ने रुआंसा होते हुए कहा। आज जैसे रणवीर ने माही को पूरी तरह से परेशान करने का सोच रखा था। उसने माही को देखते हुए कहा, डरो मत, बाहर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी मदद कर देंगे तुम्हें रास्ता बताने में। माही ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, पर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रख लिए और रिलैक्स होकर कहा, नजर कैसे आएंगी, वो सब भटकती हुई आत्माएं जो हैं। माही की तो डर से आंखें बड़ी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आत्माएं मतलब भूत? हम आत्माएं मतलब भूत? कुछ वक्त पहले यहाँ 4 लड़कों का मर्डर हो गया था, तो अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं और लोगों को वो ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ती। कहते हुए रणवीर माही की तरफ झुकने लगा और उसने माही की सीट भी एडजस्ट कर दी थी, जिस वजह माही भी लेट गई थी, लेकिन उसका ध्यान तो रणवीर की बातों पर था। उसे पता ही नहीं चला कि रणवीर ने कब उसकी सीट एडजस्ट कर दी। रणवीर की बातों को सुन माही के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें आने लगी और रणवीर उसकी आंखों में डर साफ देख पा रहा था। मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी कि माही उसके मजाक को समझ ही नहीं पाती है, पर फिर भी उसने अपने फेस पर यह जाहिर नहीं होने दिया। रणवीर का फेस इस वक्त माही के चेहरे पर झुका हुआ था और उसकी नजर माही के कांपते होठों पर थी। कंटिन्यू। हेलो लवली रीडर्स, अपने लाइक, कमेंट और रेटिंग देना ना भूले, बिकॉज आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट। और मेरी नई नॉवेल पैशन लव और हेट को भी अपना प्यार दे। मुस्कान। लेकिन माही इतना ही कह पाई कि रणवीर ने अपने होंठ माही के कांपते होठों पर रख उसे किस करना शुरू कर दिया। रणवीर के ऐसा करने से माही की आंखें बड़ी हो गई। वो रणवीर के कंधे पर मारने लगी। रणवीर ने किस करते हुए ही माही के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। माही अब पूरी तरह से रणवीर के कंट्रोल में थी, वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर ने माही के लिप्स छोड़ दिए। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से रणवीर को देख रही थी। पर रणवीर को न पहले कभी माही के गुस्से से फर्क पड़ता था और न अब पड़ने वाला था। उसने डेविल स्माइल के साथ माही की आंखों में देखा और कहा, बेबी मैं तो सिर्फ तुम्हारा डर दूर कर रहा था, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? माही ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरा डर दूर करो और तुम ही मुझे डराने के लिए ऐसी जगह लेकर आए हो? फिर मुंह बनाते हुए कहा, पहले खुद डराते हो और फिर डर दूर करने के नाम पर जबरदस्ती किस करते हो? कह उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। अभी माही ने अपनी बात पूरी की ही थी कि रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और जिससे माही रणवीर के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वो रणवीर से दूर जाती, रणवीर ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। माही अभी भी रणवीर से दूर हटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रणवीर ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा,
बेबी ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो यू कांट गेट अवे फ्रॉम मी अनलेस आई वांट टू। फिर उसने उसकी नेक पर बाइट कर लिया। माही के मुंह से दर्द से आह निकल गई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और परेशान न करूं तो चुपचाप सो जाओ, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। माही भी जानती थी कि रणवीर सिर्फ धमकी नहीं देता, वो करता भी है, और इस वक्त वो बहुत थक भी चुकी थी, इसलिए उसे कब रणवीर के सीने ले लगे हुए नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। रणवीर की भी अब महसूस हो गया था कि माही सो चुकी है, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और माही की नजदीकी को महसूस करने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह के करीब 4:30 बजे रणवीर का फोन रिंग करने लगा। एक दो रिंग की आवाज से ही रणवीर की नींद खुल गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा, माही उसके सीने में सिमटी हुई सुकून सो रही थी। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। उसे ऐसे देख रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसे अपने फोन का याद आया जो रिंग करते ही जा रहा था। रणवीर ने जल्दी ही अपना फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ रुद्र की आवाज आई, हेलो रणवीर, मैं अपने रूम में हूँ, तुम सबके जागने से पहले माही को वापस ले आओ। रुद्र जानता था कि रणवीर माही को अपने साथ लेकर गया है, क्योंकि रणवीर ने रुद्र को पहले ही मैसेज करके बता दिया था। हम रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर ने फिर से माही की तरफ देखा जो दुनिया जहां से बेखबर रणवीर को हक किए सो रही थी। माही को ऐसे सोते देख रणवीर को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से उसे पैसेंजर सीट पर सुला दिया। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था। रणवीर के अपनी कार स्टार्ट की और रिसोर्ट के लिए चल दिया। कुछ ही देर में वो रिसोर्ट पहुंच गया। उसने गाड़ी के बाहर आकर माही की तरफ का गेट ओपन किया और उसका दुपट्टा सही किया जो उसके गले से हट गया था। रणवीर के सामने माही भले ही कैसे भी रहे, पर वो नहीं चाहता था कि कोई और माही को ऐसे देखे। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर चला गया। अभी भी सब सो रहे थे तो किसी ने रणवीर को नहीं देखा। रणवीर माही को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले गया और डोर ओपन कर अंदर चला गया। उसने पैरों से डोर क्लोज किया और बेड की तरफ बढ़ गया। उसने माही को धीरे से बेड पर लिटा दिया जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। माही सोते हुए उसे बहुत क्यूट लग रही थी। रणवीर उसके गालों पर किस करने ही वाला था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रणवीर ने अपने फोन पर नजर डाली। जिस नंबर से नोटिफिकेशन आया था उसे देख रणवीर का फेस एक्सप्रेशन कठोर हो गया था। उसने नोटिफिकेशन ओपन किया और उसे देखते ही उसके फेस एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। वो बालकोनी की तरफ गया और एक नंबर डायल कर किसी से कुछ देर बात की और फोन डिस्कनेक्ट कर वापस रूम में आया। उसने नजर भर माही को देखा। जहां अभी उसके फेस पर कठोर भाव थे, माही को देखते ही वो सॉफ्ट हो गए। उसने आगे बढ़कर माही के गालों पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। सुबह 7:00 बजे माही की नींद खुली। सबसे पहले उसकी नजर अपने रूम की सीलिंग की तरफ गई। तभी उसे रात को जी हुआ वो याद आया और वो झटके से उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा तो उसने अपने आप को अपने रूम में ही पाया। तब उसने एक चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसने सोचा, मैं रूम में कैसे आई? मैं तो रणवीर की गाड़ी में थी, कहीं रणवीर ही तो मुझे। फिर उसने कुछ सोच अपना सिर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। करीब 2 घंटे बाद सारिका की विदाई की सारी तैयारियां हो गई थी। बाकी सब ने अपने सामान की पैकिंग भी कर ली थी और सर्वेंट से कह उन्हें गाड़ियों में रखवा दिया। अनीता जी बार बार रणवीर को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। हार कर उसने रुद्र से पूछा, रुद्र, क्या तुम्हें रणवीर का कुछ पता है कि वो कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं है और अब अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। रुद्र जानता था कि रणवीर किसी काम से मुंबई गया है और 3-4 दिन में वापस आएगा, और किस काम से वो गया है रुद्र ये भी जानता था। लेकिन वो अनीता जी को सच नहीं बता सकता था। उसने उन्हें अधूरा सच बताने का सोचा और कहा, बड़ी माँ, रणवीर को मुंबई वाली फैक्ट्री का एजेंट काम आ गया था तो उसे आज सुबह जल्दी ही जाना पड़ा। वैसे वो मुझे बता कर गया है और 3-4 दिन में वापस आ जाएगा। अनीता जी ने रुद्र की बात सुनकर कहा, ये लड़का भी ना, इसे बस काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। बस इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आ जाए जो इसे थोड़ा बांध कर रखे। अनीता जी की बात सुनकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, आ गई है बड़ी माँ, बस एक बार वो अपनी फीलिंग को समझ ले, क्योंकि रणवीर जिसे जिद और जुनून का नाम दे रहा है वो तो उसका प्यार है माही के लिए।
रुद्र को अपने ख्यालों में गुम देख अनीता जी ने कहा, अब तुम किस ख्यालों में खो गए, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, सारिका को घर ले जाना है या नहीं। अनीता जी ने लास्ट की लाइन रुद्र को छेड़ते हुए कही तो रुद्र शर्मा गया। कुछ ही देर में सारिका की विदाई भी हो गई। महेश जी और निर्मला जी ने भीगी पलकों से अपनी लाडली बेटी को विदा किया तो वहीं माही सारिका के गले लगकर रो रही थी। सारिका के विदा होते ही सभी अपने अपने घर के लिए चल दिए। आर के विला। रणवीर की गाड़ी विला के अंदर आई और वो जल्दी से विला के अंदर गया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पहले उसने शॉवर लिया और रेडी हो गया। उसने एक ब्लैक सूट पहना था और उसके अंदर की शर्ट भी ब्लैक थी। थोड़ी देर में वो अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसने स्टडी रूम का डोर लॉक किया और एक बुक सेल्फ की तरफ बढ़ गया। उसने उस बुक सेल्फ से एक बुक उठाकर उसके पीछे के बटन को प्रेस किया तो वो बुक सेल्फ एक डोर में बदल गई। वो डोर एक पासवर्ड से लॉक था। रणवीर ने पासवर्ड डाला तो डोर एक साइड खिसक गया। इस सीक्रेट रूम में कई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और वेपन रखे हुए थे। रणवीर ने अपने फेस को मास्क से कवर किया और एक मॉनिटर के सामने जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उस मॉनिटर पर एक शख्स नजर आने लगा। उसने आते ही रणवीर को ग्रीट किया। रणवीर ने भी उसे रिस्पॉन्स देते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, सारी तैयारियां हो गई है शेरा। रणवीर की बात सुनकर उस शख्स ने, जिसका नाम शेरा था, कहा, चीफ, आपने जैसा कहा था वैसा सब कुछ रेडी है, बस मछली भी करीब करीब जाल में फंस चुकी है। रणवीर ने कहा, ओके, मैं शाम तक उस जगह पहुंच जाऊंगा। यू ऑल बी रेडी फॉर द हंट। कह उसने एक बटन प्रेस किया और स्क्रीन ऑफ हो गई। फिर रणवीर ने अपनी रोलिंग चेयर को घुमाते हुए एक शैतानी हंसी के साथ कहा, बस कुछ कदम और। Then the bet will be completely in my hands. Smile with horns. कह रणवीर एक डेविल की तरह हंसने लगा। मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड करता है और उसका गेट ओपन होते ही करीब 8-10 बॉडीगार्ड बाहर आकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में रणवीर आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए बाहर आया। इस वक्त उसका ऑरा बिल्कुल खतरनाक था और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। उसका एक हाथ उसकी पॉकेट में था और दूसरे हाथ से फोन पकड़े वो स्टेयर से नीचे आने लगा। उसके पीछे 2 और लोग ब्लैक सूट पहने और हाथ में ब्रीफ केस लिए पीछे पीछे आने लगे। रणवीर वहां खड़ी एक बड़ी ब्लैक कार में बैठ गया और इसके साथ ही वहां खड़ी करीब 8-10 ब्लैक उसकी कार के साथ ही वहां से निकल गई। अब उसकी कार बाकी की गाड़ियों के साथ फुल स्पीड में मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। इंदौर। महेश जी का घर। माही हॉल में निर्मला जी के साथ बैठी थी। निर्मला जी ने कहा, माही बेटा, कल सारिका की पग फेरे की रस्म है, तो सारी तैयारियां करनी है। माही ने खुश होते हुए पूछा, चाची जी, दी यहाँ रहने कब आएंगी? निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, कल पग फेरे की रस्म के बाद हम कुछ दिन बाद सारिका को ले आएंगे। आप चाहे तो आप भी अपने चाचा जी के साथ जा सकती हैं सारिका को लेने। माही को नहीं पता था कि रणवीर इस वक्त मुंबई गया हुआ है और 3-4 दिन तक नहीं आने वाला। वहां जाने की बात सुनकर माही को रणवीर और उसकी हरकतें याद आ गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं चाची जी, मैं नहीं जा सकती। फिर कुछ सोचते हुए, वो क्या है न, शादी की वजह से मैं कई दिन से कॉलेज नहीं जा पाई तो मुझे अपने नोट्स भी तो कंप्लीट करने हैं ना। माही एक ही सांस में बोल गई। माही ने एक चैन की सांस ली। तभी निर्मला जी का फोन रिंग करने लगा और उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। माही वहां से उठकर अपने रूम में आ गई। इस वक्त अपनी ही सोच में थी कि कल तो पगफेरे में रणवीर भी आया तो। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसके फोन पर रूही का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखी माही के फेस पर स्माइल आ गई। आखिर रूही और माही ने शादी में काफी मस्ती की थी। उसने बेड पर बैठते हुए एक पिलो को अपनी गोद में रखा और फोन पर बात करने लगी। माही चहकते हुए, हेलो रूही। दूसरी तरफ से रूही, हेलो माही, कैसी है? माही, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कल आ रही हो ना? रूही ने कहा, हाँ, मैं भी कल सबके साथ आ रही हूँ। माही ने कुछ सोचते हुए रूही से पूछा, रूही, तुम्हारी फैमिली से सब आ रहे हैं? रूही ने कहा, हाँ, सभी आ रहे हैं, बस रणवीर भाई को छोड़कर। वो किसी काम से कहीं गए हैं ना, तो 4-5 दिन बाद आएंगे। माही को यही तो सुनना था पर वो डायरेक्ट रूही से पूछ नहीं सकती थी। पर रूही ने खुद ही बता दिया।
माही तो खुशी के मारे बेड पर कूदने लगी। और दूसरी तरफ से रूही ने कहा, माही क्या हुआ? कुछ नहीं रूही, मैं खुश हूँ कि कल हम मिलने वाले हैं, वो भी पूरे 2 दिन बाद। ओपन माउथ स्माइल। माही ने अपनी असल खुशी का कारण बताया ही नहीं। रूही ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माही, काश तुम भी हमारे ही घर में रहती। काश रणवीर भाई तुमसे शादी कर ले तो तुम भी हमारे साथ रहती हमेशा के लिए। सुनकर तो माही जो अभी खुशी से नाच रही थी, उसकी खुशी की रूही की बात सुनकर हवा निकल गई। ओपन माउथ स्माइल। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और मेरा इतना भी मन नहीं कर रहा तुमसे मिलने के लिए। अब सोने दो, गुड नाइट। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ कहकर उसने फोन काट दिया। रूही बेचारी अजीब तरह से फोन को देख रही थी और सोच रही थी कि इसे क्या हुआ। माही ने फोन डिस्कनेक्ट कर अपने बेड पर ही फेंक दिया और अपने टेडी को पकड़ पीटने लगी जैसे वो टेडी नहीं रणवीर हो। ओपन माउथ स्माइल। और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। मुंबई, घना जंगल, उसमें बना एक हिडन बेसमेंट। वैसे ऊपरी तौर पर वो जगह देखने में झाड़ियों से भरी जमीन लगती थी और कोई उस जगह को देखकर सोच नहीं सकता था कि उस जमीन के नीचे काफी बड़ा बेसमेंट बना हुआ है जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग आराम से आ सकते हैं। उसी बेसमेंट में एक बड़ी चेयर पर एक खतरनाक ऑरा वाला शख्स किसी किंग की तरह बैठा है, जिसमें सिर्फ हल्की सी रोशनी में उसकी आंखें ही नजर आ रही है। उन आंखों को जो भी देखे तो इस आंखों की तपिश से अंदर तक से हट जाए। जिस चेयर पर वो शख्स बैठा था उस चेयर की हेड पर एक शेर की दहाड़ती हुई मूर्ति बनी हुई थी। कहाँ है वो? उसकी सर्द आवाज वहां गूंजी। तभी 2 हट्टे कट्टे आदमी वहां एक शख्स को पकड़ कर ले आए। उस आदमी के हाथ बंधे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था कि उस आदमी को बहुत टॉर्चर किया गया है। उस आदमी को घुटनों के बल बैठा दिया गया। उस आदमी ने गुस्से से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग मैं हूं और मैं ही रहूंगा। मेरे आदमी जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। जो शख्स इस वक्त चेयर पर बैठा था वो थोड़ा आगे झुका। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो कोई और नहीं, रणवीर रॉय कपूर था, जो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे आदमी तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? हाँ, तुम अपने जिन आदमियों की आस लगाए इस वक्त मुझे चैलेंज कर रहे हो ना, उन्हें तो कब का मेरे बॉडीगार्ड्स मारकर नरक में भेज दिया है। और जो थोड़े बहुत बच भी गए थे, मेरे हाथों बिक गए। वैसे चिंता मत करो, उनसे कुछ काम निकलवाने के बाद उनका भी काम तमाम कर दिया जाएगा, क्योंकि धोखेबाज लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो आदमी रणवीर की बात सुनकर बौखला गया और बोला, तो मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है? किल मी टू। बड़ी जल्दी है तुझे मरने की, रणवीर ने अपनी एक भान चढ़ाते हुए कहा। पर तुझे इतनी भी आसान मौत नहीं दूंगा। चैलेंज किया था ना तूने मुझे कि मैं अंडरवर्ल्ड का किंग बन कर दिखाऊं। ले, बन गया मैं किंग। छीन ली तेरी पोजीशन तुझसे। नाउ आई एम द किंग, द अनक्राउंड किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कह रणवीर एक डेविल की तरह हंसने लगा। फिर अपना फेस उस बंधक बनाए हुए शख्स के सामने करके उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि आगे से कोई भी रणवीर रॉय कपूर को चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन वीरेंद्र प्रताप चौहान, तुझे एक मौका तो जरूर दूंगा बचने का। जी हाँ, उस आदमी का नाम वीरेंद्र प्रताप चौहान था जो सालों से अंडरवर्ल्ड का किंग बना हुआ था। लेकिन इस बार उसने रणवीर से पंगा ले लिया और उसे खुले तौर चैलेंज कर दिया। पर ये चैलेंज की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी पोजीशन गवाकर। रणवीर ने अपने आदमियों को कहा, इसे बाहर लेकर आओ। कह वो वहां से निकल गया। कुछ देर में वीरेंद्र प्रताप चौहान बाहर खुले मैदान में खड़ा था। उसके हाथ खुले हुए थे और सामने रणवीर खड़ा था। रणवीर ने अपना कोट उतार दिया था। रणवीर ने उसे चैलेंज करते हुए कहा, तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं, या तो मुझे मार दो और अपनी पोजीशन दोबारा पालो, वरना मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा। कंटिन्यू। हेलो लवली रीडर, स्माइलिंग फेस विद हार्ट्स। अपने लाइक, कमेंट और रेटिंग देना ना भूले, बिकॉज आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर। वीरेंद्र प्रताप चौहान को कहीं न कहीं एक होप मिली थी कि वो रणवीर को मारकर वापस अपनी पोजीशन पा लेगा, क्योंकि रणवीर निहत्था ही उससे लड़ने वाला था और उसके पास एक मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। रणवीर ने कहा, पहला वार तेरा ही होगा चौहान, कम ऑन।
रणवीर के ऐसा कहते ही वीरेंद्र उसकी तरफ झपटा, लेकिन रणवीर फुर्ती से उसके वार से बच गया। अब रणवीर ने उसे एक जोरदार पंच मुंह पर जड़ दिया, जिससे वीरेंद्र सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरा। रणवीर की फाइटिंग स्किल काफी अच्छी थी। भाई उसकी मस्कुलर बॉडी सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी न थी। रणवीर के कुछ पंच खाकर कुछ देर में ही वीरेंद्र पस्त होकर जमीन पर गिर गया। रणवीर ने उसे कॉलर से पकड़ खड़ा किया और इस वक्त रणवीर की आंखें बिल्कुल ठंडी थी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए ही उसकी गर्दन को घुमाकर तोड़ दिया। इसी के साथ वीरेंद्र प्रताप चौहान का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। तभी वहां बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें अब रणवीर को भिगोने लगी। रणवीर की आंखें इस वक्त काफी गहरी थी, जैसे इन आंखों ने कई रात समेटे हुए हो। तभी उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम कठोर हो गए। फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपना चेहरा ऊपर किया और अब उसकी आवाज वहां गूंजने लगी। रणवीर रॉय कपूर को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। टुडे आई गॉट व्हाट मेनी पीपल ड्रीम्ड ऑफ। कह वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी अच्छे अच्छों के दिल में डर पैदा कर सकती थी। आज सच में वो एक डेविल ही लग रहा था। आज उसकी पावर पहले कई गुना बढ़ चुकी थी। आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका था। आज से 6 महीने पहले ही रणवीर ने इस सब की प्लानिंग कर ली थी, जब वीरेंद्र प्रताप चौहान ने उसे चैलेंज किया था। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था, लेकिन रणवीर को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। धीरे धीरे कर उसने वीरेंद्र प्रताप चौहान की नींव खोखली करना शुरू भी कर दिया था। इस बारे में वीरेंद्र को भी भनक नहीं लग पा रही थी कि वार कहां से हो रहा है। अब एक आखिरी वार करना बाकी था, जिसके लिए रणवीर मुंबई आया था। और आज आखिरी वार के साथ उसने वीरेंद्र प्रताप चौहान का गेम खत्म कर दिया। जिस पोजीशन को पाने में लोग अपनी आधी जिंदगी बिता देते थे, रणवीर ने उस पोजीशन को सिर्फ 25 साल की एज में ही पा लिया था। अब रणवीर एक अंडरवर्ल्ड किंग था, तो जाहिर सी बात है अब उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने वाली थी। इंदौर, महेश जी के घर में सुबह से चहल पहल मची हुई थी। निर्मला जी सभी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी और जल्दी जल्दी काम ना करने के लिए डांट भी रही थी। किचन में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। महेश जी और गंगाधर जी हॉल में सोफे पर बैठे किसी बात का डिस्कशन कर रहे थे। माही वहीं पास में बैठी फोन में कुछ देख रही थी। कुछ ही देर में एक सर्वेंट ने आकर सारिका और उसके ससुराल वालों के आने की सूचना दी। माही जल्दी से अपना फोन छोड़ गेट की तरफ भागी। निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, अरे माही बेटा, ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। तब तक सारिका और उसके ससुराल वाले अंदर आ चुके थे। माही तो सीधा जाकर सारिका के गले लग गई। सारिका ने भी माही को कसकर गले लगा लिया। दी, मैंने आपको बहुत मिस किया, माही ने गले लगे हुए ही कहा। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, माही, तुमने अपनी दी को मिस किया और अपने जीजू को नहीं। तो माही ने हंसते हुए रुद्र को हक कर लिया, तो रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। फिर माही ने सभी को नमस्ते किया और बाकी घर वालों ने भी सारिका के ससुराल वालों की आवभगत की। सभी हॉल में आकर बैठ गए। कुछ देर में माही सारिका और रूही को अपने साथ ले गई। तीनों माही के बेड पर बैठकर बातें करने लगे। माही ने पूछा, दी, शादी के बाद कौन कौन सी रस्म हुई आपकी? सारिका ने भी सारी बातें बड़े इंटरेस्ट के साथ बताना शुरू किया। फिर रूही ने कहा, भाभी, आपका सुहागरात की रस्म भी तो हुई थी, बताओ न कैसी हुई थी? सारिका आंखें बड़ी किए और मुंह खोलकर रूही को देखने लगी। तभी माही भी बोल पड़ी, हाँ दी, मुझे भी जानना है, बताओ ना आपकी सुहागरात वाली रस्म कैसे हुई थी? फिर माही और रूही दोनों बैठकर सारिका को ऐसे देख रही थी जैसे अभी उन्हें कोई बहुत ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। पर सारिका अभी भी दोनों को ऐसे ही मुंह फाड़े देख रही थी। फिर उसने कहा, ये तुम दोनों भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई। अब फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल से तुम दोनों को कॉलेज जाना है, समझे? सारिका को अपनी जान छुड़ाने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। इसी तरह पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला और सभी हंसते मुस्कुराते हुए वहां से विदा हो गए। दूसरे दिन माही कॉलेज गई। माही और रूही कैंटीन में बैठी प्रिया और टीना को, ये दोनों ही माही की दोस्त हैं और अब रूही की भी शादी की सारी बातें बता रही थी।
और पिक्स भी दिखा रही थी। रूही ने कहा, तुम भी आते तो कितना मजा आता ना। प्रिया ने कहा, हाँ यार, पर क्या करे, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी और टीना को अपने गांव चली गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। चलो कोई नहीं, पर नेक्स्ट टाइम जब मेरे रणवीर भाई की शादी होगी ना, तब तुम दोनों जरूर आना, रूही ने कहा। क्या रणवीर भाई की शादी? तुम लोगों ने उनके लिए लड़की देख ली क्या? टीना ने बर्गर ठूंसते हुए कहा। अरे नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैंने माही से कहा था कि वो रणवीर भाई से शादी कर ले, रूही ने भी अपने पिज्जा पर हाथ साफ करते हुए कहा। रूही की बात सुनकर माही उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया। एंग्री ओपन माउथ स्माइल। चलो जल्दी करो, क्लास अटेंड नहीं करनी क्या? जब देखो फालतू बातों पर ध्यान देते रहते हो, माही ने चिढ़ते हुए कहा और जाने के लिए खड़ी हो गई। तीनों उसे हैरानी से देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, इसे क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थी, पर थोड़ी ही देर में खाने पर फोकस करने लगी। माही वहां से निकल गई ये सोचते हुए कि पता नहीं ये रूही रणवीर से मेरी शादी करवाने पर क्यों तुली हुई है। कैसी दोस्त है मेरी, मुझ छोटी सी प्यारी सी बच्ची को उस शेर के मुंह में धकेलने की बात करती रहती है। कभी देखा है अपने भाई को? जब देखो मुझे खाने पर उतारू रहता है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। कॉलेज खत्म होते ही रूही और माही दोनों जाने के लिए कॉलेज से बाहर निकली। आज रूही को लेने वेदांत आया था। रूही वेदांत को भी उतना ही प्यार और रेस्पेक्ट देती थी जितना अपने दोनों बड़े भाइयों को। वेदांत अपनी गाड़ी से टिककर रूही का ही वेट रहा था। कॉलेज से निकलती हुई लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी और आपस में फुसफुसा रही थी, कौन है ये इतना हैंडसम लड़का? हाय कितना हॉट है ना। पर वेदांत का ध्यान उन सब पर नहीं था। माही को देख वेदांत उसके पास आ गया और स्माइल करते हुए कहा, हेलो माही, कैसी हो तुम? मुझे सिर्फ वेदांत कहो, आखिर हम दोनों फ्रेंड है, वेदांत ने कहा। पर हम दोनों फ्रेंड कब बने? माही ने सोचते हुए कहा। कोई नहीं, तो अब बन जाते हैं, वेदांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। तो माही ने भी हंसते हुए उसे हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स स्माइल। तो इसी बात पर आइसक्रीम तो बनती है न भाई, रूही ने चाहते हुए कहा। चलो माही आइसक्रीम खाते हैं। हाँ माही, चलो, तुम्हें बाद में मैं घर छोड़ दूंगा, वेदांत ने भी थोड़ा जोर देते हुए कहा। दोनों के कहने पर माही मान गई और उसने अपने ड्राइवर को वापस भेज दिया और वेदांत और रूही के साथ चली गई। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर जाकर रुकी। माही अक्सर सारिका के साथ यहाँ आती रहती थी। वेदांत ने अपनी गाड़ी पार्क की और तीनों आइसक्रीम पार्लर में चले गए। माही और रूही दोनों ही अपनी अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। आइसक्रीम खाते हुए दोनों ही छोटी बच्ची की तरह लग रही थी और वेदांत को दोनों की हरकतें देख हंसी आ रही थी। आपको पता है भाई, मुझे आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है। मम्मा तो आज भी मुझे ज्यादा आइसक्रीम खाने पर डांटती है, पर मेरे पास तो तीन तीन भाई हैं, जो मुझे जब कहो तभी आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं, रूही ने खुश होते हुए कहा। तो वेदांत स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। रूही घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। वेदांत की कोई बहन नहीं थी, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए वेदांत रूही को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता था। माही जब मैं छोटी थी तो अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ आती थी, रूही ने ऐसे ही आइसक्रीम खाते हुए कहा। रूही की बात सुनकर वेदांत किसी गहरी सोच में डूब गया। तभी माही की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आया, जो रूही को बता रही थी कि पता है रूही, मुझे तो आधी रात को उठकर आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। मतलब तुम भी मेरी तरह आइसक्रीम लवर हो, रूही ने हंसते हुए कहा। फिर माही ने वेदांत से पूछा, वेदांत, क्या आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? वेदांत ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। झूठ मत बोलो भाई, जब मैं छोटी थी तब मैं आप, रणवीर भाई और रुद्र भाई के साथ अक्सर यहाँ आती थी। तब आप अपनी आइसक्रीम जल्दी से फिनिश कर लेते थे, फिर रणवीर भाई और रुद्र भाई की आइसक्रीम भी खा जाते थे। रूही ने कुछ पुरानी यादें वेदांत को याद दिलाते हुए कहा। रूही की बात सुनकर जहां वेदांत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो स्माइल इतनी छोटी थी कि शायद ही कोई देख पाए। वहीं माही को हैरानी हुई, क्योंकि उसे याद था कि रणवीर और वेदांत रिसोर्ट में कैसे एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे।
आप सबको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा रणवीर और वेदांत के बीच, जिस कारण दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। कोष्टक। माही अपनी ही सोच में गुम वेदांत को देख रही थी, तभी वेदांत की नजर माही पर गई जो उसे ही एकटक देखे जा रही थी। उसने माही के फेस की तरफ चुटकी बजाते हुए माही को आवाज दी, माही। माही वेदांत की आवाज सुन एकदम से अपनी सोच से बाहर आई और बोली, हाँ आपने कुछ कहा वेदांत। वेदांत ने हंसते हुए कहा, कहाँ खो गई थी। हालांकि वो माही की नजरों से इतना तो समझ गया था कि उसके मन में वेदांत को लेकर कुछ सवाल हैं। वेदांत ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों को कुछ और भी खाना है क्या। माही ने कहा, नहीं अब आप मुझे और रूही को घर छोड़ दें, हमें देर हो रही है। रूही ने भी हाँ में सिर हिलाया। वेदांत ने बिल पे किया और वो सब वहां से निकल गए। तीनों इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी छुप छुप कर मोबाइल से पिक ले रहा है। उन सब के जाने के बाद उस शख्स ने वो सारी पिक्स किसी को सेंड कर दी। मुंबई। रणवीर जो एक बिजनेस मीटिंग में बैठा था, तभी उसके फोन पर कई मैसेज एक के बाद एक डिलीवर हुए। उसका फोन इस वक्त साइलेंट था तो उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में ही मीटिंग खत्म हुई। वो वहां से निकल अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मीटिंग एक 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में रखी गई थी। उसी होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर रणवीर के लिए रूम बुक था। रणवीर 3 दिन से लगातार काम किए जा रहा था। अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। रूम में आकर पहले वो शावर लेने वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद वो बाथरोब पहने बाहर आया। उसके बाल अभी भी गीले थे पर उसने अपने बालों को ड्रायर से नहीं सुखाया, उन्हें ऐसे ही रहने दिए। फिर वो बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने रखे सोफे पर बैठ गया और सामने टेबल पर रखी वाइन ग्लास में डाल सिप करने लगा। सामने का नजारा बहुत ही दिलकश लग रहा था। सूरज ढलने लगा था, शाम की लालिमा आसमान में बिखरी हुई थी। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए। तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। ढलती शाम सी खूबसूरत हो तुम, मगर शाम की ही तरह बहुत दूर हो तुम। ये शाम और उस पर तेरी यादों की हलावत। एक जाम में 2 शय का नशा ढूंढ रहा हूँ। खूबसूरत आसमां और उसके नीचे बसा पूरा शहर, इसे देख एक अलग ही सुकून मिल रहा था। इस सुकून के पल में उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था और वो चेहरा था माही का, बिल्कुल मासूम, चमकती आंखें, उसके खिलखिलाते होंठ। हाँ, ये बात अलग है कि माही रणवीर के सामने हमेशा या तो डरी सहमी हुई रहती या गुस्से में उसे घूरती हुई, पर रणवीर के अलावा जब भी माही किसी और के साथ होती तो खूब खिलखिलाकर हंसती। रणवीर ने भी उसे कई बार ऐसे ही उछल कूद मचाते देखा था रूही के साथ। माही को याद कर रणवीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद रणवीर ने अपना फोन उठाकर चेक किया। उसका ध्यान कुछ नोटिफिकेशन पर गया। इससे पहले कि वो मैसेज चेक कर पाता तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर रुद्र का नाम शो हो रहा था। रणवीर ने फोन रिसीव किया तो सामने से रुद्र की आवाज आई जिसमें उसकी खुशी साफ झलक रही थी। रुद्र, हेलो ब्रो। रणवीर ने अपने उसी ठंडे अंदाज में कहा, हम बोलो। क्या भाई, कभी तो खुशी भी जता दिया करो, आखिर तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने हासिल कर ही लिया। रुद्र ने उसका कोल्ड बिहेवियर महसूस कर कहा। रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अभी मुझे कुछ और भी हासिल करना है जो मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है। रुद्र शायद उसकी बात समझ गया था, फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, कहीं तुम माही की बात तो नहीं कर रहे। रणवीर ने उसके अंदाजे पर मोहर लगाते हुए कहा, एब्सोल्युटली, आई एम टॉकिंग अबाउट माही। रुद्र ने आगे पूछा, क्या तुम माही से शादी करने वाले हो। रुद्र अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था कि माही रणवीर का सिर्फ जुनून है या रणवीर उसे प्यार करता है। रणवीर ने रुद्र की बात सुनकर कहा, अगर उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा, cause I can do anything to get it। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, देख रणवीर, मुझे लगता है कि तू उसे सिर्फ पाना चाहता है, उसे तेरे साथ शादी करनी है या नहीं ये उसका भी फैसला होना चाहिए, ना कि सिर्फ तेरा। रुद्र ने कुछ देर रुककर कहा, लिसन टू मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड माई पॉइंट। माही अभी शादी जैसे रिश्ते के लिए बहुत छोटी है, वो अभी हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिश्ते को नहीं समझ पाएगी। उसे कुछ वक्त दो ताकि वो खुद तुमसे शादी के लिए हाँ कहे, ना कि तुम्हारे फोर्स करने पर। रुद्र की बात सुनने के बाद रणवीर ने शांत लहजे में कहा,
मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती, लेकिन फिर उसके बाद उसे मुझसे शादी करनी ही होगी, विलिंग और नॉट अग्रीइंग, अदर देन दैट शी हैज नो चॉइस। रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने एक चैन की सांस ली कि रणवीर कम से कम कुछ तो उसकी बात समझ गया। फिर कुछ देर इधर उधर की बात करके रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में उसका डिनर भी आ गया और डिनर कर उसने कुछ देर लैपटॉप पर कुछ काम किया और फिर बेड पर जाकर लेट गया। बहुत थका हुआ होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। इंदौर माही भी बेड पर लेटे हुए हेडफोन लगाए सॉन्ग सुन रही थी। माही को तो एहसास ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। ऐसे ही माही भी सुकून से नींद के आगोश में चली गई। दूसरा दिन। आज महेश जी, निर्मला जी और गंगाधर जी सारिका के ससुराल जाने वाले थे। माही उनके साथ नहीं जा रही थी क्योंकि पहले ही उसके कॉलेज की काफी सारी छुट्टियां हो चुकी थी। इसलिए उसने कह दिया था कि वो बाद में वीकेंड में सारिका के घर चली जाएगी। महेश जी और बाकी सब लोग रात का डिनर भी वहीं से करके आने वाले थे। सुबह के करीब 10 बजे तक सभी निकल गए थे। माही भी अपने कॉलेज जा चुकी थी। मुंबई। रणवीर शावर लेने के बाद रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करते हुए ही वो अपना फोन चेक करने लगा। अपने फोन में आए सभी नोटिफिकेशन एक एक कर चेक करने लगा। तभी उसकी नजर उन पिक्स पर गई जिसे देख रणवीर का फेस एकदम डार्क हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी पकड़ फोन पर गुस्से से कस गई। उसे ये पिक किसी ने कल ही उसके फोन पर सेंड की थी। वो पिक्स माही और वेदांत की थी जिसमें माही वेदांत से हंसकर बात कर रही थी। रणवीर ने अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब जब उसे माही और वेदांत की पिक याद आ रही थी उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा था। दरअसल रणवीर ने ही एक आदमी को माही पर नजर रखने के लिए रखा था और उसी आदमी ने वो पिक्स रणवीर को सेंड की थी। उसने किसी को फोन किया और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द इंदौर जाना है, सो डू ऑल द प्रिपरेशंस एज सून एज पॉसिबल, इवन अ स्लाइट डिले विल नॉट बी गुड फॉर योर लाइफ। कह उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर गुस्से से ड्रेसिंग के मिरर पर एक पंच मारते हुए कहा, हाउ डेयर यू। माही शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। इतनी जल्दी मेरी वार्निंग भूल गई और वो वेदांत मेरी गैरमौजूदगी का फायदा उठा रहा है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं और माही तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेबी कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई तुम। रणवीर की आंखों से एक शैतानियत थी। रणवीर जब भी इतने गुस्से में होता है तब वो अक्सर अपनी हदें पार कर जाता था। रणवीर को ऐसे ही नहीं लोग डेविल कहते थे। इंदौर। माही का कॉलेज खत्म होते ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आज रूही कॉलेज नहीं आई थी। माही जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माही ने अपना सिर घुमाकर उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई।